बॉडीज हैं, एक का मास है m1, जो चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस पर हम टाइम इन्वेस्ट कम करेंगे। दूसरे का मास है m2। न्यूटन ने बोला दैट बाय वर्च्यू ऑफ द मासेस टू बॉडीज विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स में हम जो ग्रेविटी वाला फोर्स पढ़ते हैं ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अट्रैक्टिव, राइट। और इसका लॉजिक आप जानते हो यार, ये नहीं पढ़ने देंगे। कितना आएगा, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सब आपने 9th में हमसे ही पढ़ा है, तो हम यहां पर टाइम बचा सकते हैं, राइट। g इज न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g की डेफिनेशन अगर आपको निकालनी है तो इन ऑर्डर टू डिफाइन g इज fr स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। अगर मैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg कर दूं और r इज इक्वल टू 1 यूनिट्स कर दूं तो f का वैल्यू आ जाएगा, g का वैल्यू आ जाएगा f, और यहां से हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट कितनी होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यूनिट से ही हम इसका डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को अब तक याद ही हो गया होगा, m-1 L3 T-2। कई बार कई क्वेश्चंस में कर चुके हो, राइट। दूसरी चीज, g इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी वैल्यू फिक्स है। द वैल्यू ऑफ g नेवर चेंजेस। कितनी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ g इज 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब g का वैल्यू इतना छोटा है कि जब भी हम इस वाले टर्म से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो फोर्स की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि हमें नॉर्मल लाइफ में ये फोर्स क्यों नहीं फील होता। हमें नॉर्मल लाइफ में ये फोर्स इसलिए नहीं फील होता क्योंकि नॉर्मली m1 और m2 बहुत छोटे होते हैं, राइट। और ये छोटी वैल्यूज जब बहुत छोटी वैल्यू से मिल जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक फोर्स बनाती है जो बहुत वीक हो जाता है। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर, यस, न्यूक्लियर फोर्स बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, यस। थोड़ा बीच बीच में यस वस बोलते चलना। एक चीज जो अभी आपको उतनी ज्यादा समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब 12th में जाओगे तो पहले ही चैप्टर में समझ में आ जाएगी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और चार्ज दोनों, न्यूटन का लॉ और कूलम्स का लॉ दोनों बेसिकली पॉइंट मास के लिए ही एप्लीकेबल है। ये रीजन अभी उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन 12th के दूसरे तीसरे लेक्चर या हो सकता है पहले ही लेक्चर में समझ में आ जाए। तो फिलहाल याद रखिएगा कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन भी हम नॉर्मली पॉइंट मास के लिए ही लगाते हैं, लेकिन हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इसको लगा सकते हैं। हम पॉइंट मास तब ले रहे हैं जब हम आजकल मतलब जो नॉर्मल बॉडीज हैं उनमें अप्लाई कर रहे हैं, वरना तो आप देखोगे ये वाला रूल प्लैनेट्स में भी लगता है। तो प्लैनेट तो कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, बट रूल ये होता है, मैं आपको इसका लॉजिक भी बता देता हूं। अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ये रूल होता है, ठीक है। तब हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी इसको लगा लेते हैं, ओके। ये ध्यान रखिएगा, बाद में समझ में आएगा क्या है। अगर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, तो भी हम इसको अप्लाई कर देते हैं। और यही कुछ प्लेनेटरी मोशन में होता है। ऑल्दो सन मून अर्थ इनका साइज बहुत बड़ा है, बट इनके बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा होती है, तो अल्टीमेटली वो पॉइंट मास अज्यूम हो जाता है, ठीक है ना, राइट। बेसिक फंडा यही है, इसे पॉइंट मास के लिए ही लगाएंगे। नहीं भाई देखो, F मास के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनिशियली प्रोपोर्शनल है। अगर ये बहुत ज्यादा हो जाता है तो मासेस उस रेशियो में फोर्स को इंक्रीज नहीं कर पाते
जिस रेशियो में डिस्टेंस फोर्स को डिक्रीज कर देता है। ओके एक मिनट सर, एक्सटेंडेड मास के लिए हम उनके सेंटर ऑफ मास को, हाँ कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं कर सकते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन अलग है, मैं कुछ और चीज बता रहा हूं। अगर स्फेरिकल सिमेट्री है बॉडी में, ठीक है, और इंटायर मास कंसंट्रेटेड है किसी एक पॉइंट पे, तो हम उसको पॉइंट मास मान के ग्रेविटेशन लॉ लगा सकते हैं। यस यू कैन अप्लाई। ओके ये अच्छा पॉइंट इन्होंने लिया है, अच्छा हुआ याद दिला दिया, ये लिख देता हूं। अगर स्फेरिकली सिमेट्रिक बॉडी है या बॉडीज हैं, ठीक, और ऐसे बिहेव कर रही हैं कि उनका पूरा मास उनके सेंटर ऑफ मास पर कन्फाइंड है, तो हम वहां पर ये लॉ लगा सकते हैं। यस इसका वेक्टर फॉर्म देख लीजिए क्या होता है। अगेन इसका वेक्टर फॉर्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है 12th में। दोनों का फंडा एक ही है। नॉमेनक्लेचर यहीं पर समझ लीजिएगा, ये बॉडी m1 है, ये बॉडी m2 है, ठीक। सर तो हर जगह का मास, हर शेप का मास एक जगह, तो देखो अनस, प्लेनेटरी जितनी भी बॉडीज हैं उनको तुम किसी रेगुलर शेप का ही अज्यूम करके चलते हो। हमने किसी ने जुपिटर पैटर्न सैटर्न ये सब देखा थोड़ी है, बट जब बनाते हो तो गोला ही तो बनाते हो या स्क्वायर बनाते हो। जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है हम उसको स्फेरिकली सिमेट्रिक ही बनाते हैं, और यही इनके कहने का, शायद इनके पूछने का मतलब ही यही था कि जो प्लेनेट या प्लेनेटरी बॉडीज हैं उनको हम सेंटर ऑफ मास पर कन्फाइन करके ये लॉ लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर स्फेरिकल सिमेट्री हम अज्यूम करते हैं। ओके वैसे सिमेट्री पर ही आज की क्लास में एक क्वेश्चन है अभी 10:15 बजे। चलिए कुछ टर्म्स है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। F12 force on M1 due to M2। F21 force on M2 due to M1। ठीक, दो वेक्टर्स डिफाइन कर रहा हूं, R12 कैप यूनिट वेक्टर फ्रॉम M1 टू M2। ध्यान रखिएगा, R21 यूनिट वेक्टर फ्रॉम M2 टू M1। ये चार टर्म्स हैं जो यूज होंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं M1 पर लगने वाले फोर्स की बात करूं तो M1 पर फोर्स कौन लगाएगा? M2 लगाएगा, और M2 क्या करेगा? M1 को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू। M2 पर मैं क्या लिखूंगा? M2 पे फोर्स कौन लगाएगा? M1, और कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन टू ड्यू टू वन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? लेकिन अगर आप रेडियस वेक्टर की बात करो तो ये हो गया आपका रेडियस वेक्टर R12 कैप, और ये वाला रेडियस वेक्टर हो गया R21 कैप। क्लियर? अब मुझे लिखना है F12। I need to write the value of F12। तो फोर्स एक्टिंग ऑन वन ड्यू टू टू, M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ये मैंने मैग्नीट्यूड वाला पार्ट लिख दिया, लेकिन मैंने यहां पर एक वेक्टर का साइन लगाया हुआ है, मतलब मुझे यहां पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कोई मुझे बता सकता है कौन सा यूनिट वेक्टर लगाऊं? R12 लगाऊं या R21 लगाऊं? सोच के बताइएगा, R12 लगाऊं या R21 लगाऊं? क्विक। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन।
क्यों 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 क्यों? Why R12? Why R12? Why not R21? Yes. राइट, F12 का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लेंगे, तो यहां पर हम यूनिट वेक्टर यूज करेंगे R12। ऐसे ही F21 क्या लिखेंगे? G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। F21 का डायरेक्शन क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1, तो डायरेक्शन है इस साइड, तो मैं यूनिट वेक्टर कौन सा लूं? R21 क्या। अब जरा ध्यान से देखो, क्या R21 कैप और R12 दोनों एक ही बना दिए, क्या R12 कैप और R21 कैप एक दूसरे के नेगेटिव हैं? यस। अगर ये एक दूसरे के नेगेटिव हैं, क्या F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, हम ये कह सकते हैं, राइट? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल लॉ ये है, ठीक। अच्छा, जो मैंने इसके लिए खास बातें बताई वो क्या है? ऑलवेज अट्रैक्टिव, पहली पॉइंट। दूसरा, इक्वल एंड ऑपोजिट इन अकॉर्डेंस टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तीसरा, दे आर सेंट्रल फोर्स, मैंने रील में भी बताया हुआ है, शॉर्ट वीडियो भी है सेंट्रल फोर्सेस पे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। क्यों? व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस? कई बार बता चुका हूं। व्हाट आर सेंट्रल फोर्सेस? क्विक, ऑलवेज एक्ट along the line joining the centers of two bodies। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा उसी लाइन के अलोंग होगा जो लाइन दोनों बॉडीज के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, एंड दीज फोर्सेस आर independent of the presence of any other body। ग्रेविटेशनल फील्ड में और कोई भी बॉडी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फोर्स बदलता नहीं, ठीक है। ये चार बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। इस पर अच्छा खासा एक एमसीक्यू बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको, राइट। बाकी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अगर फोर्स है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वही होगा जो आप वेक्टर में पढ़ चुके हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटी। व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स अ बॉडी। जब अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ किसी फोर्स से अट्रैक्ट करती है, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स बॉडी में एक एक्सेलरेशन आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, राइट। Acceleration produced in the motion of any object by the gravitational force of earth is called acceleration due to gravity। या आप ऐसे कह सकते हो, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, acceleration due to gravity is the rate at which the body of a velocity increases when it falls freely, right? ठीक है ना। अब ग्रेविटी समझने के लिए, ये अर्थ है, अर्थ का मास उसके सेंटर ऑफ मास पर कन्फाइंड है, ये अर्थ की रेडियस है। अर्थ के सरफेस पे मैंने एक बॉडी ले ली जिसका मास है m। इस बॉडी का वेट सेंटर, द वेट ऑफ एवरी बॉडी एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक। तो इसके और इसके बीच में फोर्स कितना होगा? G me m डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर। अब ये F कितना है? mg, तो mg इज इक्वल टू G MEM अपॉन RE स्क्वायर। यहां से आपको रिलेशन मिल जाएगा, G बराबर G ME अपॉन RE स्क्वायर।
इससे ज्यादा आप कोई भी फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज नहीं करते हो, याद रखना मेरी बात। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स जो फॉर्मूला इस चैप्टर में यूज होगा वो यही फॉर्मूला है, G इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। जब जरूरत पड़ेगी मैं इस छोटे वाले जी को बड़े वाले जी में कन्वर्ट कर लूंगा। ओके, याद आ रहा है हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन किया था, अगर एयर के फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दें, या हम लोगों ने अभी जो कल लास्ट क्लास में क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, कितने लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखी? जस्ट गिव मी अ थम्स अप क्विक। कितने लोगों ने वो रिकॉर्डिंग देखी थी? काफी लोग तो लाइव थे। वो सीएमएस का क्लास 9th का पेपर था, अभी आपने केवल एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। वी आर स्टिल टू डिस्कस द थ्योरी पार्ट। थ्योरी वाले पार्ट में फ्लूइड प्रेशर के बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स थे, इसीलिए मैं आपके साथ, और इनफैक्ट 9 के साथ भी अभी नहीं कर रहा हूं। आपको एक बार फ्लूइड प्रेशर पढ़ा दूं तब हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज गो थ्रू दैट पेपर, इट इज वन ऑफ द बेस्ट पेपर्स। 11th से बेटर 9th का पेपर है, राइट? तो अगर दो बॉडीज को हम एयर फ्रिक्शन नेग्लेक्ट कर दें, हम मान लें कि एयर ड्रैग है ही नहीं, और दो बॉडी हैं जिनका मास डिफरेंट है, अभी देखना कैसे यूज करेंगे। अभी रुक, आज ही के क्लास में यूज करेंगे, आज के में तो नहीं शायद कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे। देखिए पूरा ग्रेविटेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर आप पुरानी बुक्स देखेंगे तो ग्रेविटेशन 1 और ग्रेविटेशन 2 आपको उसमें अलग अलग दिखेगा। जो पार्ट 1 है वो भी हम दो क्लास में करेंगे, और जो पार्ट 2 है वो भी हम दो क्लास में करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट। यस, 10:15 आई विल प्रीमियर इट। आ जाना, आई विल बी प्रेजेंट, बट वो प्रीमियर कर दूंगा। छोटा क्लास है, 24-25 मिनट का है। करना जरूर, क्वेश्चंस अच्छे हैं। मतलब दो क्लास इसके थ्योरी के, फिर इसके क्वेश्चंस, फिर दो क्लास उसके थ्योरी के, फिर उसके क्वेश्चंस। तो ग्रेविटेशन में भी थोड़ा टाइम लगेगा। चलो, तो दोनों बॉडीज अगर अलग अलग मास की हैं और आप उन्हें सेम हाइट से फेंक रहे हो तो दोनों सेम ही टाइम पर नीचे पहुंचेंगे, राइट? और अगर मैं एयर फ्रिक्शन या एयर ड्रैग कंसिडर कर लूं तो टाइम चेंज हो जाएगा। अब नीट वालों में ये पूछ लिया जाता है, मास एंड, कितने लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं? अदिति, अभी जेजे में तो रोटेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ। एनीथिंग सीरियस अनस? ओके, एनीथिंग सीरियस अनस, या जस्ट अ कैजुअल वर्ड? ठीक है, अबाउट स्टडीज और वैसे ही वैल्यूज पुट करो। जी की वैल्यू 9.8। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो याद रखोगे तो बेटर है। अब जैसे आर ई की वैल्यू, वैसे तो जब आप ये फॉर्मूला डिराइव करोगे आपके पास जो भी बुक है, जो भी बुक है, तो अनस कल मॉर्निंग में बात कर लेते हैं। जो भी बुक है उसमें अलग अलग, किसी में 6370 लिखा होगा, किसी में 6340 लिखा होगा, किसी में 6400 लिखा होगा। डिपेंडिंग ऑन योर बुक आप ये अपना कर सकते हो, ठीक है ना? 6370 किलोमीटर वैसे लेते हैं जो सही वैल्यू है। तो अगर मैं 6370 को 6370 किलोमीटर, 6370 6370, एक मिनट, एक सेकंड बेटा, देख रहा हूँ। 6370 इंटू 10⁶। हाँ, यस, सॉरी, ये हो गया जी आर ई स्क्वायर
और कैपिटल जी का वैल्यू आपको मालूम है कितना होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो अब आपको लग रहा होगा कि सर ये क्यों करवा रहे हैं। आप जब देखोगे नीट के PYQs तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो जो नीट वाले बच्चे हैं उन्हें ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, याद रखिएगा ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻24 kg आती है अर्थ का मास। ये जितने हाईलाइटेड वैल्यूज हैं ये प्लीज लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। RE हो गया 6370। अच्छा कहीं कहीं 640, मैं खुद 6400 ले लेता हूं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, बट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने मास निकाल लिया है तो आप डेंसिटी भी निकाल सकते हो। कैसे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³। तो डेंसिटी कितनी आएगी? मास कितना है आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 6 इंटू 10⁻⁴। वॉल्यूम हो गया 4/3 इंटू पाई इंटू आर। 4/3 πr³ ही होता है ना, 4/3 πr³ ही तो होता है। क्यों 4/3 πr? ऐसा करो ना, ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। ये फॉर्मूला आपकी बुक में कहीं आगे लिखा होगा, मैं यही बता देता हूं, PG वाला। आप ऐसे कर लो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो गया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह कर लो 4/, ये आगे कहीं डिराइव होगा 4/3 πre³, ठीक। मास की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहां से लिख सकते हैं। तो G(RE² डिवाइडेड बाई कैपिटल G इज इक्वल टू 4/3 πre³ इंटू रो। क्या क्या कट गया भाई? RE² कट गया और ये क्यूब कट गया। तो डेंसिटी कितनी आ गई? 3G डिवाइडेड बाई 4 πre²। ऑल द नीट एस्पिरेंट्स ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट। और बहुत सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, लर्न इट। बहुत सारे MCQs डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। अदरवाइज नीट वाले बच्चों के लिए, जेई में तो थोड़ा बहुत टाइम रहता है, नीट में तो बिल्कुल सांस लेने का भी टाइम नहीं है। आपने एक्स्ट्रा टाइम लिया तो आपकी रैंक 100 नीचे आ गई, ठीक है। तो ये याद कर लेना सभी नीट वाले। आया कहां से ये समझ, इनफैक्ट ये वैल्यू याद कर लेना और अर्थ की डेंसिटी भी याद कर लेना। ये वैल्यू 5.5 इंटू 10⁻³ है, 5500 आती थी शायद। 5.5 इंटू 10⁻³ kg/m³, इतनी आती है, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखेगा, राइट। नाउ यहां तक सबको क्लियर है? ओके डन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G। आप लोगों का छुट्टी कब है? When can we have an extra class in the morning? Except on Saturday. किसी दिन मॉर्निंग में फ्री है सब? वेरी गुड। अच्छा आप लोग तो कोलकाता से हो? यस, आई फॉरगॉट। चलिए भाई, 11th इज दशहरा क्या अदिति? चलो सैटरडे को दशहरा है तो हमारा दिन में क्लास होगा, वही मॉर्निंग में 9:30 टू या 10। कोई मिस मत करना,
सोना मत, शाम को तो सब लोग घूमने चले जाओगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि दिन में क्लास हो, ठीक है, मतलब मैं वो क्लास बचा लूं। हाँ, अगर छुट्टी है 11th को, 11th इज फ्राइडे, हाँ, तो वील हैव अ क्लास इन द मॉर्निंग, 2-4 लोग अटेंड कर लेना ताकि रिकॉर्डिंग आ जाए। चलिए, ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर है ओ, सेंटर पे अर्थ का मास होगा me। हमें देखना है कि जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं, अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है g, ठीक, रेडियस ऑफ द अर्थ है re, हम अर्थ सरफेस से h हाइट पे ऊपर चले गए, ठीक, जब हम h हाइट पर ऊपर चले गए तो जो मास मैंने यहां माना था वो बॉडी मुझे यहां लेके जानी पड़ेगी। पहले मेरी बॉडी अर्थ पे थी m, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था, फिर मेरी बॉडी उठकर यहां पहुंच गई h हाइट पर, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया g डैश, राइट। तो जब मेरी बॉडी अर्थ पर थी उस समय फोर्स कितना था, g MEM अपॉन RE स्क्वायर, और F की जगह में क्या लिख दूं, M इंटू जी, राइट, सकता हूं। जब मेरी बॉडी हाइट पर चली गई तब F बन गया F डैश, जिसकी वैल्यू हो गई mg डैश, क्यों, क्योंकि g डैश बदल गया है, और इसकी वैल्यू हो गई g me इंटू m डिवाइडेड बाई RE प्लस h का होल स्क्वायर, हो गया, ये हो गया mg डैश। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। मैं क्या करूं, mg डैश बाई mg कर दूं, ध्यान से देखिएगा, mg डैश बाई mg, तो व्हाट इज mg डैश। Avni, if you are watching the recordings, don't miss the live classes. मोहम्मद उमर, अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो तो आप क्लासेस मिस मत करो, हाफ ईयरलीज ओवर हुए बहुत टाइम हो गया है। GMEM अपॉन RE स्क्वायर, राइट, तो G डैश अपॉन G आ जाएगा RE डिवाइडेड बाई RE प्लस H का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन RE प्लस H डिवाइडेड बाई RE का होल स्क्वायर, तो आई कैन राइट G डैश इज इक्वल टू G 1 अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम सब लोग जानते हैं, इतनी पढ़ चुके हैं अब, तो G डैश इज इक्वल टू G 1 प्लस H अपॉन RE की पावर -2, या G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस 2H अपॉन RE। क्या इस एक्सप्रेशन को देख के आप ये कंक्लूड कर सकते हो दैट G डैश की वैल्यू बढ़ी या घटी, क्यों भाई, G डैश की वैल्यू बढ़ी या घटी, एक्सपैंड कर लो, G डैश इज इक्वल टू G माइनस 2HG अपॉन RE, तो G डिक्रीजेस, जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो G का वैल्यू डिक्रीज करता है, ओके। अब नीट में क्वेश्चन आया था, अ बॉडी इज मूव टू अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी। आप मुझे बताओ, लॉस इन वेट, क्या ये mg माइनस mg डैश नहीं होगा, और अगर आप ध्यान से इसको देखो तो mg माइनस mg डैश, क्या ये 2mgh अपॉन RE नहीं आएगा। अब इसी को बहुत से लोग कहते हैं फॉर्मूला बन गया, कोई फॉर्मूला नहीं है, यहीं से बना है। देखिए, लॉस इन वेट का मतलब क्या हुआ, अर्थ पे वेट माइनस जिस हाइट पर आप जा रहे हो वहां पर वेट, तो इस पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर लो, तो यू विल गेट mg डैश इज इक्वल टू mg माइनस 2mgh अपॉन RE, तो यहां से आपको mg माइनस mg डैश की वैल्यू मिल जाएगी 2mgh अपॉन RE। सो दिस इज द लॉस इन वेट व्हेन अ बॉडी मूव्स above the surface of earth, okay।
वेरी क्लियर? क्या कोई मुझे बता सकता है, इफ आई विश टू प्लॉट G विद H, कैसा ग्राफ आएगा? एक्सप्रेशन आपके सामने ये है। अगर मैं G और H का ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसा ग्राफ आएगा? इनफैक्ट G डैश आप समझो, नॉट G एंड H। अगर मैं G डैश और H की बात करूं, जरा ध्यान से देखिए, एक्सप्रेशन पे वापस आइए। आपका एक्सप्रेशन क्या है? G डैश इज इक्वल टू G 1 माइनस 2H अपॉन RE। ने डिक्रीजिंग फंक्शन तो आएगा, नो डाउट अबाउट इट, बट कैसा डिक्रीज करेगा? विल इट डिक्रीज लीनियरली, नॉन लीनियरली, कैसा? हाउ विल इट डिक्रीज? ठीक, देखो इस ग्राफ में ध्यान से देखो, ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट, ये वही पॉइंट तो होगा जब h इज इक्वल टू 0 है। भाई इस पॉइंट पर आप y एक्सिस पे हो, y एक्सिस का मतलब x एक्सिस की वैल्यू 0 है, तो x एक्सिस की वैल्यू 0 मतलब h 0। अगर आप यहां पर h की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको g डैश इज इक्वल टू g मिलेगा। दैट मीन्स आपका ग्राफ जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट एक्चुअली g होगा, इजंट इट? राइट? दूसरी चीज, ग्राफ बनाने का सबसे बेसिक तरीका यूज कर रहा हूं, h की वैल्यू इंफिनिटी कर दो, मतलब बहुत आगे। जब h की वैल्यू इंफिनिटी कर दूंगा बहुत आगे, ऑब्वियसली मेरा ग्राफ ऐसा चेंज करेगा, टच कभी नहीं करेगा लेकिन ऐसा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, x एक्सिस को टच नहीं करेगा लेकिन y एक्सिस को टच करेगा। बहुत से बच्चे ये ग्राफ याद कर लेते हैं, ना x को टच किया ना y को टच किया, ऐसा नहीं होगा। ओके, अभी इस ग्राफ में बहुत सारी सिचुएशंस बनती हैं, बहुत सारी, राइट? क्लियर? अब फटाफट पे इस पर एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये क्लियर है आई होप सबको? व्हाट हैपेंस इफ अ बॉडी मूव्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ? एक क्विकली एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ हाई should we take a body such that G reduces to, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, 36% ऑफ its value at अर्थ सरफेस। ठीक है, वेरी सिंपल। आपसे वो पूछ रहा है कि कितने ऊपर ले जाएं। अब इसको करने के बहुत लंबे तरीके भी हैं, जी डैश इज इक्वल टू समथिंग समथिंग, और जब आपको एमसीक्यू में करना है तो छोटा सा भी तरीका है। अगर 36% वैल्यू रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब जी की वैल्यू रह कितनी रही है? 64% ऑफ जी। तो एक्चुअली जी डैश की वैल्यू हो गई 64 अपॉन 100 इंटू जी, या 0.64 जी। सीधे सीधे आ गई। 36% अगर रिड्यूस हो रही है, इसका मतलब 64% रह रही है। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 हो जाएगा। जी डैश की जगह लिख दीजिए 64 अपॉन 100 जी, इस जी से इस जी को काट दीजिए, राइट? ओ एक सेकेंड, रिड्यूसेस बाई कर दो, सॉरी रिड्यूसेस बाई कर दो, ठीक है। 2 में क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। मैं बहुत जल्दी में बता रहा हूं ना, इसलिए मिस हो गया, सॉरी। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, सॉल्व करके एच कितना आ रहा है जल्दी से, क्विक।
नहीं नहीं, मुझे आर ई क्वेश्चन में गिवन है 6400 किलोमीटर्स, बताओ क्विक। अच्छा, एक होमवर्क है सबके लिए। क्लास 10th में मैंने जो आपको वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाई थी नेगेटिव, याद है किसी को? वो पॉसिबल हो तो एक बार रिवाइज कर लेना, ओके, नेक्स्ट क्लास से पहले, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। है 2048? मेरे पास आंसर में तो 1600 किलोमीटर लिखा हुआ है यार, आंसर में तो 1600 किलोमीटर लिखा हुआ है। आई हैव द आंसर। ऐसा मत करो। भाई 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2 का मतलब हुआ आर ई प्लस एच अपॉन आर ई की पावर -2, या आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। मैं बिल्कुल शॉर्टेस्ट तरीके से बोल रहा हूँ, आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इसके साथ क्या जी जी डैश कट गया, ये हो गया 64/100, दोनों तरफ अंडर रूट ले लो, तो आर ई डिवाइडेड बाई आर ई प्लस एच, ये आ गया 8/10, तो ये आ जाएगा 10 आर ई इज इक्वल टू 8 आर ई प्लस 8 एच, 2 आर ई इज इक्वल टू 8 एच, तो आर ई इज इक्वल टू 4 एच। क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो तुम लोग ये? तो h इज इक्वल टू आर ई बाई 4, ये 6400 है, डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1600 किलोमीटर। इतने वियर्ड आंसर कैसे? 1652 अदिति का आया, मतलब 6370 लिया है तुमने, ठीक है। ऐसा लिया है क्या अदिति? समझ में आया यार? ये सब क्वेश्चन आप गलत मत करो, ये तो मैं अब आप लोगों को कराना भी पसंद नहीं करता हूं, ये मान लेता हूं कि ये सब हो जाएंगे। प्लीज डोंट डिसअपॉइंट मी। चलो एक पार्ट और करते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। अभी हमने किया है केस, देखो केस 3 हम पूरा 1 घंटा पढ़ाते हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे कि अगर अर्थ रोटेट करेगी तो क्या होगा, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराते हैं उसी समय। इट्स अ वेरी मतलब नॉट डिफिकल्ट, वेरी मजेदार एंड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। तो वील टेक केस 3 इन द नेक्स्ट क्लास। लेट्स कंप्लीट केस 2। अभी हम अर्थ के नीचे ऊपर गए थे, अब की बार हम अर्थ के नीचे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर आप किसी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, वो कौन सी चीज है जो नहीं बदलती? मान लीजिए ये अर्थ है, आपने यहां पे एक होल किया डी डेप्थ का, और आप अर्थ के अंदर यहां आ गए। अर्थ का सेंटर तो नहीं बदलेगा, सेंटर तो उतना ही रहेगा। जो चीज नहीं बदलेगी, बदल जाएगा मास। मास मतलब वेट बदल जाएगा, अनस। अरे ये क्या हो गया? वेट बदल जाएगा। देखो ध्यान से देखना अनस, पहले तुम इस हिस्से का वेट ले रहे थे, ये है ना। जब तुम डिग करके यहां पहुंच गए, तो अब तो तुम्हें केवल इतने हिस्से का वेट लेना है, लेकिन डेंसिटी नहीं बदल सकती, है ना। जी की वैल्यू क्या है? जी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई स्क्वायर, राइट।
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मास इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू डेंसिटी, ये मास यहां रख दो तो जी का वैल्यू आ जाएगा जी अपॉन आर ई स्क्वायर इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, ये कटा, फाइनली आपका आ गया जी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर ई जी रो, 4/3 पाई आर ई जी रो, ये आ गया जी का वैल्यू आ गया। यस, मतलब हमने जी को एक और थोड़े और इजी फॉर्म में लिख दिया, देख सकते हैं। कुछ गलत तो नहीं लिखा है, आर ई ही होगा ना। चलो हाँ देखो लास्ट स्लाइड फटाफट। क्लियर? आई होप क्लियर है। अच्छा, अगर ये g है, इसी को देख के g डैश लिख सकते हैं। 4/3 नहीं बदलेगा, पाई नहीं बदलेगा, आर ई बदल जाएगा, कितना हो जाएगा आर ई माइनस डी, क्योंकि मैं डी नीचे आ गया हूं। अब तो ये हो गया ना आर ई, पहले ये आर ई था, अब ये हो गया आर ई माइनस डी, है ना। जी बदलेगा नहीं, डेंसिटी बदलेगी नहीं, दोनों को डिवाइड कर दो, जी डैश अपॉन जी इज आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। अभी भी डिक्रीज कर रहा है, क्यों भाई, अभी भी डिक्रीज कर रहा है, इट इज स्टिल डिक्रीजिंग, लेकिन कैसे, अब की बार लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, मतलब ये लीनियर है, अब की बार लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, ठीक। क्लियर है भाई? अब एक क्वेश्चन है, रुक जाओ एक मिनट, स्लाइड बंद करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन है, लेकिन एक मिनट रुको, स्लाइड बंद करके दोबारा ऑन करने दो। चलो ध्यान से समझना और इसको नोट करना कहीं बुक बुक में, या जहां कहीं आप अपने बुलेट नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाते हो वहां इसको नोट करना। अच्छा ये इरेज हो गया है, पहले ये जो इरेज हो गया वो कर दो फटाफट। जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, ये आ रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, बहुत सारे एमसीक्यूज बनेंगे इससे, कठिन कठिन। जब आप अर्थ के ऊपर जा रहे थे तो जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, इतना आ रहा था। यस, इतना ही आ रहा था, या मैं इसको लिख दूं जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2hg अपॉन आर ई, या अगर मैं आपसे कहूं g माइनस जी डैश इज इक्वल जी माइनस जी डैश आ रहा था 2hg अपॉन आर ई, या g माइनस जी डैश डिवाइडेड बाई g आ रहा था 2h अपॉन आर ई। जरा इस रिजल्ट पर ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट क्या बता रहा है, व्हाट इज दिस?
this is the percentage decrement in the value of g, नहीं है, when we move up। नीट वाले बच्चे ये सब नोट करते चलो, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। मतलब आप अर्थ के सरफेस पे से ऊपर जा रहे हो तो आपने देखा कि जी कितना परसेंट चेंज हो रहा है। अब जरा अर्थ के सरफेस के नीचे आ जाओ, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, यही निकाला हमने। हम मान लेते हैं एच, हम एच नीचे आ गए, ठीक, एच बिलो अर्थ आ गए। मुझे बताओ क्या g डैश माइनस जी अपॉन जी इसकी वैल्यू h अपॉन आर ई आएगी? परसेंटेज नॉट चेंज बल्कि डिक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट व्हेन वी मूव डाउन आएगी। यस, दिस इज द परसेंटेज डिक्रीमेंट व्हेन वी मूव डाउन। क्या आपने एक बहुत कमाल का रिजल्ट देख लिया? इफ गोइंग अप, क्या दोनों में कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हो? इफ गोइंग डाउन G decreases X%, then going up G decreases, कम से कम 10-15 आपके PYQ सॉल्व हो गए, ठीक है, नीट के। जब आप अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हो और जब आप अर्थ सरफेस के नीचे जाते हो तो जो परसेंटेज डिक्रीमेंट होता है उसका रेशियो होता है 2:1, राइट। चलो यहीं पर एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट इन द वेरिएशन ऑफ जी बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, we'll take it up on Thursday, right? Chalo, let's catch up at 10:15 for parallel and perpendicular axis theorem. Thank you.